अब देखो हम लोग बहुत अच्छा एक पोषक तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। सुनो, प्रोटीन। प्रोटीन के नाम सुने हो? हड्डी टूट जाता है ना हड्डी टूट गया, चाहे अंग टूट गया, तो मरम्मत करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब प्रोटीन समझो कि एक तरीके से शरीर के अंदर भी उपस्थित है, और जब आप भोजन करेंगे उससे भी आपको प्राप्त होता है। अब प्रोटीन जो होता है ना, एमिनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। एमिनो अम्ल से आप क्या पढ़े हैं ना कि शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने में कौन योगदान देता है? एमिनो अम्ल। इसका मतलब एमिनो अम्ल जब मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। जब कौन मिलेंगे? अमीनो अम्ल। माने एक एक अमीनो अम्ल मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो चलो तने लिख लो प्रोटीन के बारे में। तो पहले तन सुन लो, जो प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। बात समझ रहे हैं? और जो अमीनो अम्ल होते हैं इनके बीच में पेप्टाइड बंध पाया जाता है। याद पेप्टाइड बंध तो आप लोग पढ़े हैं बायोलॉजी में, किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल जिस बंध पे है जो हाँ, जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल जिस बंध से आप पढ़े थे रजत बाबू, जोड़ते हैं तो वहाँ पर जो बंध बनता है पेप्टाइड बंध। यानी इसमें क्या होता है ना, अमीनो अम्ल का मतलब एक कार्बोक्सिलिक समूह रहेगा और एक एमीन समूह रहेगा, और दोनों आपस में जुड़ेंगे और वहाँ से जल बाहर निकलता है, तो उसी को कहते हैं पेप्टाइड बंध। आपका बात समझे? पेप्टाइड बंध कहते हैं। माने पेप्टाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो तैयार लिख लो प्रोटीन के बारे में। और ऐसे लिखो प्रोटीन, हेडिंग बना लो, लिखो प्रोटीन शरीर का, सब लोग याद करो, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व होता है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। यह कार्बन, सी लिख देंगे तो कार्बन समझ लेंगे, एच लिख लेंगे तो हाइड्रोजन, ओके, ऑक्सीजन, यानी को नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। से मिलकर बना होता है। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। अगर लिखना प्रोटीन अल्फा एमिनो, अच्छा ए चल पूरा लिख ही देते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे ना, एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। सबको याद आना चाहिए, पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। तो देख लेना, जुड़े होते हैं किस बंध से? अच्छा, जो एक और लिख लेना कि जब दो से अधिक पेप्टाइड बंध बनते हैं, पेप्टाइड बंध बनते हैं तो इसे पॉलीपेप्टाइड बंध कहते हैं। तो इसे पॉलीपेप्टाइड बंध कहते हैं। जब दो या दो से अधिक बंध बनते हैं तो इसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड बंध कहते हैं। ये माने कुछ परिचय रहा प्रोटीन का, ध्यान रखना। और देखो, अल्फा एमिनो अम्ल को एकलक कहते हैं। आगे तक लिखना, अल्फा एमिनो अम्ल को एकलक कहते हैं। ठीक है, एकलक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी से जो मिलते हैं ना उसको एकलक, तथा प्रोटीन बनता है तो उसे बहुलक कहते हैं। प्रोटीन बनता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। प्रोटीन बनता है तो उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, अभी कहानी बता देते हैं तुम लोग को कैसे ये जुड़ता है। ठीक है, बता दें। दो ग्लाइसिन के नाम सुने? ग्लाइसिन का सूत्र क्या होता है? पढ़े आप लोग? NH2CH2
NH2CH2COOH 3 ही होता है ना, तभी तो ग कह रहे थे आप, कल पढ़े थे 3 होता है तो ग कहते हैं। एस्पार्टिक अम्ल था 5वां नंबर पर आता था तो 5वें नंबर यही आता था ना, इसलिए आप उसको कह रहे थे बेटा इसको था। अरे देखो क्या बनता है NH2CH2 उदाहरण बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, क्या पेप्टाइड बंद आप बनाएंगे NH2CH2COOH। और सुनो यहाँ पर नो COOH इधर किनारे कर लो और यहाँ पर CH2 कर लो और यहाँ पर NH2 कर लो, क्या कर लो NH2 कर लो। खूब ध्यान से समझना आपको, खूब ध्यान से समझना। देखो देखो यहाँ से भी एक H निकल जाएगा ना, कहीं ना किसी से ईड होगा तो NH लिख करके एक H ने किनारे कर लो, ये निकल जाएगा बाहर। और ये भी आपका जो OH होगा वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ध्यान रखना OH का हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। खैर उसे भी रखोगे तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, एक H आएगा, यहाँ से क्या होगा एक H आएगा, ध्यान से देखना एकदम, यहाँ से एक H आएगा, कहाँ से, यहाँ से डबल H है ना, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं बाबू, ये अलग है ये अलग है। और आप पेप्टाइड बॉन्ड की बात होगी तो केमीन की बात होगी, कार्बोक्सिलिक की बात होगी, तो यहाँ से एक H आएगा, एक दो नहीं एक, और एक यहाँ पर है 2, ठीक है, और एक वो है तो 2 ये हुआ, एक यहाँ से H निकल गया तो H2O आपके बाहर निकल जाता है। देखो रिएक्शन में करा रहा हूँ, यहाँ से H2O आपके बाहर निकल गया और क्या बचा, ये भी H किसी से ऐड हो जाएगा तो बचेगा आपका NH, ये कहीं ना कहीं से ऐड हो जाएगा, बचेगा NH और फिर आपका CH2 और CO बचेगा। देखो OH निकल चुका है, यहाँ पे NH बचेगा, NH लिख लो, NH लिख लो, ठीक है। फिर आपका फिर जगह नहीं है तो नीचे लिख देता है, एक काम करो इसमें लिख दो प्लस है CH2 प्लस के साथ नहीं, CH2 ऐसा ही लिख लो और फिर CO लिख लो, ऐसा दिखा देना है और प्लस H2O लिख लो। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो बंद बना है यहाँ NH2 और इसके बीच में, इसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बंद, यही आपका है पेप्टाइड बंद। ये आपका क्या है पेप्टाइड बंद, दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखे बताइए, ऊपर लिख दें, लिख लिया ऊपर वाला प्रोटीन के बारे में ना। यहाँ पर देखो देखो क्या आएगा, आपने ग्लाइसिन लिया, यहाँ पे NH2 ले लिया, फिर आपके CH2 ले लिए, फिर आपके COOH आपने ले लिया और फिर इधर COOH वैसे ही रख लो और यहाँ पर CH2 ले लिया और यहाँ पे NH2 ले लिया, डबल आप ग्लाइसिन लिया है तो क्या होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, 2 H या यही 2 H को दिखा दो तो आपकी इच्छा, यही 2 H ले लो, एक वो जल बाहर निकल जाएगा तो जल आपका H2O यहाँ से बाहर निकल गया, प्लस क्या बच गया है, देखो इसमें से भी एक H निकल जाएगा, जगह इसमें से एक H निकल रहा है, OH निकल रहा है, इस तरह से यहाँ से भी OH और एक H निकल जाएगा तो खाली बचेगा NH बचेगा, CH2 बचेगा और फिर आपका CO बचेगा, फिर आपका NH बचेगा और फिर आपका CH2 बचेगा, फिर COO बचेगा, ठीक है, CO पर डैश और प्लस H2O बनेगा और यही CO और NH के बीच में जो बंद बना है उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बंद। तो यही आपका बंद गया, इस तरीके से पेप्टाइड बंद करने वाले, समझे हो, जाया। और इसके बीच में ना यही तो है H2O, मतलब जल बाहर निकल जाएगा तो CO और NH बचेगा। देखो CO ये बचा है, एक N और ये अच्छा ये बचा तो CONH2, उसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बंद। बहुत अधिक संख्या में जब जुड़ते हैं तो इसको पॉलीपेप्टाइड, तो इसको बना लो, तनी उदाहरण में दिखा दो, यही होता है पेप्टाइड बंद। आज आप याद रखेंगे, मिटा दो सब नीचे वाले, यही होता है आपका प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, प्रोटीन का स्रोत, प्रोटीन का स्रोत। अच्छा आपको याद है प्रोटीन कहाँ कहाँ से बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं? सबसे अधिक प्रोटीन दाल, इसलिए दाल इतना महंगा हो गया। मोदी जी जानते हैं कि प्रोटीन बहुत अनिवार्य है। दूध भी अगर पीते हैं तभी आपको मिलेगा। पनीर खूब खाइए, सस्ता तो हो गया शायद। अंडा खाइए, अंडा, मांस खाइए, मछली खाइए, इस सभी से आपको क्या होता है, प्रोटीन मुख्य रूप से मिलता है। हरे साग सब्जियाँ खाइए, ठीक है, जाना तो क्यों वो टेस्ट देके जाएंगे ना, ये कोई बात करा तो अलगर्जी का कोई पढ़ाई नहीं। लिख लो प्रोटीन का मुख्य स्रोत, आप लोग को भी जाना है क्या था में, हाँ तब कैसे जाएंगे।
प्रोटीन का मुख्य स्रोत दाल, दूध। वाह कितना अच्छा प्लानिंग बना लिए तुम लोग। पनीर, अंडा, मांस, पकौड़ी, पकौड़ी में सबसे अधिक क्या मिलता है बता दो, मान जाए बता दो, सोच के बताओ तो सब लोग। बासा मिलता है, एकदम सही बोला, बासा डालडा होता है, बासा सबसे अधिक मिलता है। घी में भी बासा ही तो है, और क्या सब बासा है। घी खाने से ताकत ना होला, शरीर के मोटाई बढ़ता है, फैट हो जाएंगे आप। बासा शरीर में जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही फैट होंगे। घी खा रहे, पड़ा घी खाते हो। आगे बढ़ते हम लोग, नोट में लिख लो। पहला नोट में ही बताओ, सोयाबीन देखे हो तुम लोग, खाए भी होगे तो देखो सोयाबीन जो होता है ना, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। कितना? सोयाबीन की दाल जो होती है, दाल सोयाबीन आप देखते हैं बहुत छोटे छोटे अरहर के दाना के बराबर होता है। एक्चुअल में सोयाबीन अरहर के दाना की तरह होता है। जगह सरसों होता है, सरसों बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको जब तेल निकाला जाता है, तुम लोग तो निकालते हो ना, तुम लोग तो मान लो कि वही काम ही करते हो क्योंकि वही कास्ट के हो। तो तेल जब निकालते हो, काले सुरतिया तेल जब निकालते हो तो खरी कितना बड़ा बड़ा हो जाता है। वही सोयाबीन होता है ना, मटर के नहीं मानो, अरहर के दाना के जैसा होता है, लेकिन जब उसको तेल निकाला जाता है तो खरी के रूप में तो निकाले का अनुभव होगा, हम लोग देखे हैं ना, तो निकाले। सोयाबीन का दाल में कितने % कसरती, मशीन तो नहीं पूरा करें, 54%। मांस खाते हो? मांस, अरे मांस खाना भी चाहिए यार, अगर नहीं खाते हो तो ऐसे यूज करो। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर ए स्टूडेंट। योर माइंड इज वेरी डज नॉट डेवलपमेंट इफ यू आर नॉट यूज फॉर द मटन, चिकन, मटन, चिकन एंड etc. that you are eat the मटन ऑफ द कौआ, मटन ऑफ द कबूतर, पिजियोन, जितना भी खाएंगे उतना ही आपका होता है। तो चलिए, क्या % मिलेगा? 22%। मांस खाने में कितना मिलता है? 22%। 22% आपका होता है। अंडा, एक अंडा खाइए, कितने %? 14%। अच्छा, अंडा भी 2 प्रकार का होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। एक अंडा वो होता है ना जो देहात की मुर्गी देती है, उसमें से चूजा निकल सकता है। एक अंडा ये होता है जो चूजा नहीं निकलता है, जो आप बाजार में खरीदते होंगे। वो सब दाना खाकर ही अंडा देती है। तो जो दाना खाकर अंडा देती है ना, उसमें चूजा नहीं निकलते हैं। अंडा में बहुत अधिक प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए 5-6 अंडा बाबू आप रोज अजीज बाबू खाया करिए, समझ रहे हैं। लेकिन देखिए कोई आपके साथ घटना ना हो जाए। चलिए, गेहूँ आइए, गेहूँ के पास, गेहूँ 12% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। रात दिन दूध पीते हैं ना, कहते हैं कि दूध मेरा लोकप्रिय है, लेकिन 4% से अधिक नहीं होता है इसमें प्रोटीन। दूध बहुत पियेंगे ना, कितना भी दूध पियेंगे आप, गाय के, भैंस के, बकरी के, तो उसमें 4% से अधिक आपका प्रोटीन नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? 4% से अधिक प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो दूध कम पीजिए, लेकिन मटन को क्या करिए, ज़्यादा यूज करिए, मछली को ज़्यादा यूज करिए। चलिए आइए, अब एक हेडिंग बना लीजिए, प्रोटीन का वर्गीकरण, जल्दी से बनाइए। प्रोटीन का वर्गीकरण मिटा दे, सब लोग लिख लिए हैं क्या? तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन के दाल में। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो प्रोटीन का वर्गीकरण आज बांटेंगे हम लोग। और पहला हेडिंग रहेगा आणविक संरचना के आधार पर। चलिए, प्रोटीन का वर्गीकरण, और हेडिंग रहेगा आणविक संरचना के आधार पर। प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें पहला आपका रहेगा आणविक संरचना के आधार पर। आणविक संरचना के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर। तो सुनो, आणविक संरचना के आधार पर जो प्रोटीन होता है उसको मुख्य रूप से हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक रेशेदार प्रोटीन, आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में, याद करिए। एक रेशेदार प्रोटीन और एक गोलाकार प्रोटीन। तो सुन लो कहानी, दोनों में क्या है। रेशेदार प्रोटीन रेशा के रूप में पाया जाता है। जब आप धागा देखें, ऊन वाला धागा, वही तो रेशा होता है।
उसके तरह पाया जाता है। तो एक मिनट रुक जाइए, कौन है भाई? हेलो हेलो, हाँ तो आणविक संरचना का आधार पर आ जाओ। हाँ तो पहला 2 प्रकार के प्रोटीन रहता है, पहले समझो खुद ऑटोमेटिक तुम लिख लगे। रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार, रसेदार मत लिख देना, रेशेदार प्रोटीन। इसी को हम लोग कहते हैं, जानते हो क्या? फाइबर प्रोटीन। फाइबर में रेशा होता है ना, वही होता है फाइबर प्रोटीन। तो सुनो इसकी कहानी क्या होगी। पहले इसकी ही कहानी होगी कि जो रेशेदार प्रोटीन होता है, याद कर ले पूरा, तुमको भी जाना है, चला एक बार पढ़ ला जी जाला ओकरा खातिर बा। रेशेदार प्रोटीन जो होता है ये रेशा के रूप में होता है, जगह धागा नहीं होता है वैसे ही होता है। और जब इसको जल में डालते हैं तो जल में क्या होता है? नहीं घुलता है। जल में क्या होता है? नहीं घुलता है। याद करो, जल में ये नहीं घुलता है, माने जल में अघुलनशील होता है। अच्छा, केराटिन प्रोटीन का नाम सुने हैं क्या आप? केराटिन कहाँ पाया जाता है? नाखून में। देखो कितना सुंदर मेरा नाखून है, एकदम लड़की की तरह है। जान जाओ, हमारे घर के लोग आते हैं, उदाहरण आ जाओ। केराटिन, कौन प्रोटीन? केराटिन। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? याद करो, त्वचा, त्वचा के ऊपर पाया जाता है। त्वचा, बाल हुआ, बाल में पाया जाता है। नाखून होता है, नाखून पर पाया जाता है। ठीक है। एक होता है फाइब्रियान, फाइब्रियान। जो फाइब्रियान होता है, ये रेशम वगैरह जो होता है ना, रेशम, रेशम जो होता है उसमें होता है। मायोसिन हो गया, मांसपेशियों में पाया जाता है। मायोसिन जो मांस, शरीर में कितने मांसपेशियां बताओ? हाँ, ये तो हड्डी है यार। लगभग 600 के आसपास है, 640, 650 के आसपास। कोलेजन का नाम सुने? कोलेजन, यह भी एक प्रकार के का है? प्रोटीन है। ये कहाँ पाया जाता है? टेंडन, टेंडन का नाम सुने हैं? जहाँ पर हड्डियों का ज्वाइंट होता है। उपास्थि भी पढ़े, उपास्थि किसे कहता है? हाँ, लचीले जो अंग होते हैं ना, हड्डियों के रूप में यह भी होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो एक लाइन लिख लो, लिख लो कि जो रेशेदार, रेशेदार प्रोटीन में लिख लो, रेशेदार प्रोटीन रेशा के रूप में पाया जाता है। रेशेदार प्रोटीन रेशा के रूप में पाया जाता है और ये जल में अघुलनशील होता है। और ये जल में अघुलनशील होता है, माने जल में नहीं घुलता है। अब पूरा उदाहरण आप लिख लीजिए, पूरा उदाहरण आप लिख लीजिए। चलो देखो, अगर गोलकार प्रोटीन के बारे में कोई आपसे पूछता है तो क्या बताएंगे कि जो गोलकार प्रोटीन होता है वह प्रोटीन होता है जो माने अणुओं से तो मिल करके बनता है, माने अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, लेकिन ये गोला के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? गोला के रूप में पाया जाता है। और ये जल में घुलनशील होता है। अब इसी में एंजाइम भी आ जाएंगे। एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, याद करो। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन होता है, पढ़े होंगे आप लोग। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, एक बड़ा के रूप में पाया जाता है। और हार्मोन्स भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो लिख लो गोलाकार प्रोटीन में कि इसमें बल्कि लिख लो कि यह गोला के रूप में पाया जाता है। गोला के रूप में पाया जाता है। यह जल में घुलनशील हो जाता है। जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है। याद कर लो, खूब ध्यान से इसको पढ़ लो, ठीक है। ये जल में घुलनशील होता है। उदाहरण में क्या लिखोगे? उदाहरण में क्या लिख लोगे? एंजाइम लिख लो। एंजाइम भी गोलाकार प्रोटीन है और हार्मोन से भी गोलाकार प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन भी गोलाकार प्रोटीन, सब ये गोलाकार प्रोटीन है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको।